कक्षा 10 विज्ञान। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो अभिकारक क्रिया करके और उनके बीच परमाणुओं का आदान प्रदान करते हैं। एक यौगिक के परमाणु टूटते हैं और दूसरे यौगिक में नए सिरे से जुड़ करके और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दो यौगिक क्रिया करते हैं और उनके परमाणु नए सिरे से व्यवस्थित होकर के और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें जो बनने वाले नए पदार्थ हैं उनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी परमाणु उन तत्वों में बाहर से प्रवेश नहीं करता और न उन तत्वों का कोई परमाणु बाहर जाता। वो आपस में ही क्रिया करके अदला बदली करते रहते हैं और इस प्रकार से नए पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में एक आबंध टूटता है और फिर नए सिरे से व्यवस्थित होकर के और अलग तरह का आबंध बनाता है, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पदार्थ चाहे दो या दो से अधिक संयोग करें, पर जो बनने वाला पदार्थ होगा वो एक ही होगा। यानी अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, परंतु जो उत्पाद बनेगा वो एकल बनेगा, एक बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कार्बन ये ठोस है और ऑक्सीजन ये गैस है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, ये गैस है। इसी प्रकार से CaO ये बिना बुझा चूना है। ये जो CaO बिना बुझा चूना है जो कि ठोस है, ये पानी जो कि लिक्विड है, ये CaO बिना बुझा चूना पानी से क्रिया करता है और इस प्रकार से एकल उत्पाद बनाता है CaOH2। ये CaOH2 ये बुझा हुआ चूना है और इसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो यहाँ हमने इन दोनों अभिक्रियाओं में ये देखा कि ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की ठीक उल्टी है, विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल तत्व, कोई एकल यौगिक अपघटित होता है और एकल यौगिक अपघटित होकर के और कई नए यौगिकों का निर्माण करता है। जब एकल यौगिक अपघटित होता है और कई दो या दो से अधिक नए यौगिकों का निर्माण करता है, तो इस तरह की क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट ठोस अवस्था में है। इस ठोस अवस्था में जो फेरस सल्फेट है, इसको गर्म किया गया, ऊष्मा दी गई, और जब गर्म करके ऊष्मा दी गई तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट एकल अभिकारक है और ये क्रिया करके यहाँ पर 3 उत्पाद बनाता है। ये ऊष्मा देने पर अपघटित हुआ और इसमें से 3 उत्पाद बने, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरे में यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है। इसको हमने गर्म किया। जब गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमें बिना बुझा चूना मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो यहाँ इन दोनों अभिक्रियाओं में एक पदार्थ है और इस एक पदार्थ के अपघटन से
कई पदार्थों का निर्माण हो रहा है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में केवल एक पदार्थ अपघटित होता है, एकल पदार्थ अपघटित होता है और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसके बाद हम तीसरी अभिक्रिया देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसके जलीय घोल से विस्थापित कर देता है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर फेरस ये ठोस अवस्था में है और CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय घोल है। तो फेरस को जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में डालते हैं, यानी कि लोहे की कीलों को हम यदि कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में डालें तो यहाँ पर ये फेरस ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और SO4 को अपने में जोड़ देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फेरस को जब कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो ये FeSO4 बना देता है और ये Cu कॉपर को मुक्त कर देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय घोल से विस्थापित कर दी। इसी प्रकार से Zn और CuSO4, Zn ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ है, Cu कम क्रियाशील पदार्थ है। तो जब हम CuSO4 के जलीय घोल में Zn को डाल दें तो ये Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर देता है, तो ZnSO4 बना लेता है और ये Cu को विस्थापित कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में ये कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा या जिंक डालने पर ये दोनों ही अपने से कम क्रियाशील धातु Cu को विस्थापित कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। एक यौगिक के आयन टूटते हैं और दूसरे यौगिक के भी आयन टूटते हैं, तो एक यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन से एक यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन को अपने में जोड़ लेता है, तथा ये पहले यौगिक का जो ऋण आयन है वो दूसरे यौगिक के धन आयन में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान हुआ। पहले यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन से और पहले यौगिक का ऋण आयन दूसरे यौगिक के धन आयन से जुड़ गया। तो इस प्रकार इसका धन इसके ऋण में विस्थापित इसके ऋण के साथ विस्थापित हो गया, इसका ऋण इसके धन के साथ विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर दोनों क्रियाकारी पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ Na2 Cl के साथ, Na2 ये धन मूलक होगा और Cl2 ऋण मूलक है, तो Na और Cl ये जुड़ गए तो NaCl बना दिए और ये SO4 Ba के साथ जुड़ गया तो ये यहाँ पर BaSO4 बना दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रियाकारी पदार्थों के आयनों का आदान प्रदान होने से नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पांचवी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पांचवें प्रकार की अभिक्रिया उपचयन या अपचयन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसमें तीन प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन, जब दोनों एक साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ रही होती है अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में
हाइड्रोजन की कमी हो रही होती है, अर्थात हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा होता है, उन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रियाएं कहती हैं। तो माने या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रही हो, या तो हाइड्रोजन की कमी हो रही हो अर्थात हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, तो इस तरह की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ये ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ जाती है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना देती है। तो ये कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया किया और बना दिया कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर NaH इसका अपघटन हुआ, तो यहाँ पर Na+H2 यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन घट रही है, इसलिए यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें बी नंबर में अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, माने उसमें हाइड्रोजन जुड़ रही होती है या ऑक्सीजन घट रही होती है। तो या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि Ca+H2, यहाँ Ca में H2 जुड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ CuO+H2 में यहाँ पर Cu+, ये यहाँ से ये O2 की कमी हो रही है, ये O2 यहाँ से हट करके और इसमें जा रहा है, तो इस Cu में O2 की कमी हुई, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया इसमें होती है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है, ये ZnO+C, यहाँ पर ऑक्सीजन ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, तो ZnO से ऑक्सीजन घटेगी, तो ये यहाँ पर Zn और ये ऑक्सीजन जाके C से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ZnO से ऑक्सीजन घट रही है, तो ये ZnO से ऑक्सीजन घटी, तो ZnO में अपचयन हो रहा है, इससे ऑक्सीजन घटी और यहाँ पर Zn बचा, और C में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो C में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर उपचयन हो रहा है और ये C में ऑक्सीजन जुड़ करके और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी। इसी प्रकार से यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन घट रही है इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है और ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो H2O बना दिया। तो चूंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो हम इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार का अध्ययन किया। आशा है आपको इससे जानकारी मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा। शेष अगले वीडियो में देखेंगे।